हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं कुलदीप शर्मा आपके साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो प्यारे बच्चों, तबीयत खराब थी बहुत ज़्यादा 7 दिन से, इसीलिए वीडियो नहीं डाल पाया था। तो आज मैं आपके साथ दोबारा से हूं और आज है नया लेक्चर और नया चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है और इजीली आपको समझ आ जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है चैप्टर के अंदर। सबसे जो मेन टॉपिक है इसके अंदर, एक तो है IUPAC नेम्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, सेकंड इज आइसोमेरिज्म एंड थर्ड इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। 3 तो मेन टॉपिक है, करना आपको सब कुछ है, कराऊंगा सारा A to Z, बट फोकस आपको इन 3 टॉपिक्स पर ही करना है, ठीक है। IUPAC नेम्स, आइसोमेरिज्म एंड VBT तो कराना सारा ही है, लेकिन फोकस जो हमारे टॉपिक्स है वो ये 3 टॉपिक्स ही है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। क्या है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, क्या है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की ब्रांच है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को जिनमें स्टडी करेंगे उसे बोलेंगे हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या है, तो वैसे आपको कैसे पता चलेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कौन से हैं या डिफरेंट कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हैं या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हैं। ये अलग क्लास है कंपाउंड्स की। जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में चेन होती है ना, कार्बन चेन, ऐसे ही इनमें एक अलग क्लास है, इनके आइडेंटिफिकेशन होते हैं बिल्कुल अलग। देखने से पता चल जाता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। आयनिक कंपाउंड्स जो दूसरे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनसे भी अलग क्लास है, बिल्कुल अलग। तो ये अलग तरह की केमिस्ट्री है, बिल्कुल सेपरेट। अब तक जितने भी आपने चैप्टर्स पढ़े ऑर्गेनिक के, इनऑर्गेनिक के, उन सबसे डिफरेंट ये अलग एक चैप्टर है, अलग एक क्लास है। तो ये नहीं है कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ही इजी पड़ेगा ये आपको। देखने स्टार्टिंग में थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छा लगेगा चैप्टर, ठीक। और वैसे भी मैं पढ़ाऊंगा तो इजी लगेगा। तो सबसे पहले से एप्लीकेशन देख लेते हैं, कहाँ कहाँ इसके एप्लीकेशन है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की सबसे जो मेन एप्लीकेशन है वो यूज करते हैं हम इसको मेटलर्जी के अंदर। मेटलर्जी में क्या काम करते हैं, कंपाउंड्स का प्योरिफिकेशन करने के लिए या रिफाइनिंग करने के लिए हम पहले उन्हें कॉम्प्लेक्सेस में बनाते हैं, फिर उनको डिकम्पोज करके प्योर कंपाउंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मेटलर्जी में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद वाटर को प्योरीफाई करने के लिए, वाटर के हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, वाटर के हार्डनेस को मेजर करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए हम कॉम्प्लेक्सेस का यूज करते हैं। अपनी मेडिकल साइंस में इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। मेडिकल साइंस में इससे मेडिसिन्स बनती हैं, उन मेडिसिन्स का यूज करते हैं हम अपनी बॉडी से कोई पर्टिकुलर पॉइजनस सब्सटेंस हो आयंस के फॉर्म में, उसको रिमूव करने के लिए। जैसे कि लेड की पॉइजनस को रिमूव करते हैं EDTA4-, मतलब ये एक लीजेंड है, एक आयन है। तो ये कुछ इसके एप्लीकेशंस है। और हमारे ब्लड में जो कंपाउंड है हीमोग्लोबिन, उसमें वो जो एक आयरन 2+, मतलब आयरन का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। जो प्लांट्स के लीव्स में जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है ना, क्लोरोफिल, वो भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और वो होता है मैग्नीशियम का, ठीक है। जो विटामिन B12 होता है वो भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, विटामिन B12 कोबाल्ट का। तो ये जितने भी मैंने आपको बताए हैं ये सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं। कॉम्प्लेक्सेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी डेली लाइफ में। एनालिटिक केमिस्ट्री और एनालिटिक केमिस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा रोल है आयंस को डिटेक्ट करने के लिए। चलिए वो सब मैं बाद में बताऊंगा। अब मतलब लास्ट में बताऊंगा चैप्टर के बेसिक सब मैंने बता दिया। डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है, मेडिकल साइंस में इसका यूज़ है, मेटलर्जी में इसका यूज़ है, ठीक है। और डेली लाइफ के मैंने कुछ कंपोनेंट्स आपको बता दिए, जैसे कि ब्लड, क्लोरोफिल और विटामिन्स, इसमें इनका रोल है। तो सबसे पहली बात आ जाती है हम इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। जैसे कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, कार्बन की चेन को, इनको आइडेंटिफाई करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। अगर किसी कंपाउंड में स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है तो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री? It is the branch of chemistry. It is the branch of chemistry which deals
with the study of coordination compounds। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड केमिस्ट्री की कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये रहे आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये जो यहाँ पर मैंने कंपाउंड्स लिखे हुए हैं सब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं। इनमें आप एक चीज ध्यान से देखो, इस सब में स्क्वायर ब्रैकेट है। अभी आगे इनको डिटेल में पढ़ाऊंगा, बस मैंने यहाँ पे दिखाने के लिए यहाँ पर ये लिखे हैं जिससे कि आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाए। इनके नेम वगैरह सब सिखाऊंगा, ठीक है, रूल सब चीज A to Z। अब आ जाओ नेक्स्ट। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टडी जिसमें करते हैं उसे बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या है? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हम कॉम्प्लेक्सेस भी बोलते हैं। मैं रिप्लेस कर दूंगा इस वर्ड को बार बार कॉम्प्लेक्सेस से, क्योंकि बार बार मैं इतना बड़ा वर्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ना बोल के सिंपल कॉम्प्लेक्सेस भी बोल दूंगा, ठीक है। सो व्हाट आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्सेस? दोज कंपाउंड्स in which a metal ion या metal atom भी बोल देते हैं, metal atom is bonded with number of neutral molecules or anions through coordination bond are called coordination compounds। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्सेस। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या है? दोज कंपाउंड्स इन विच ए मेटल एटम इज बॉन्डेड विद नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और एनायंस थ्रू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो सिंपली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वो हैं जिसमें बहुत सारे एनायंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स एक मेटल एटम से बॉन्डेड हो। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर मैं एक कंपाउंड लिख रहा हूं FeCN6, चलो ये भी लिख देता हूं K4FeCN6। अब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें क्या है, जो Fe है ये सिक्स साइनाइड आयन से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड है। तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें देखो Fe ये सेंट्रल मेटल एटम है और ये साइनाइड ये एनायंस है। तो एनायंस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू सेंट्रल मेटल एटम से बॉन्डेड है। ये सेंट्रल मेटल एटम है, इसमें ये 2+ के फॉर्म में है, सेंट्रल मेटल आयन भी बोल देते हैं इसे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टडी को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसमें एक सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल आयन, नंबर ऑफ मतलब बहुत सारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और एनायन से बॉन्डेड हो थ्रू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो ये है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और इसे बोल देते हैं हम कॉम्प्लेक्सेस।
अब इसकी तरह देखने में ये जो कंपाउंड है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इट इज एन एडिशन कंपाउंड, ये एक एडिशन कंपाउंड है। और जो हमारे एडिशन कंपाउंड होते हैं वो होते हैं दो, एक को बोल देते हैं हम डबल सॉल्ट और दूसरा एडिशन कंपाउंड होता है हमारा कॉम्प्लेक्सेस। इनकी बात आगे करूंगा, मैं आपको बता रहा हूं कि कॉम्प्लेक्सेस क्या है हमारे, ये एडिशन कंपाउंड है और ये दो होते हैं डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्सेस। तो कॉम्प्लेक्सेस आर एडिशन कंपाउंड्स। चलो भाई टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो कॉम्प्लेक्सेस आर classified complexes are classified as number 1 cationic complexes, number 2 anionic complexes, number 3 न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। चलिए कॉम्प्लेक्सेस तीन टाइप के हैं, कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस, एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो नंबर 1 कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस। कैटायन वर्ड से बना है कैटायनिक। अगर कॉम्प्लेक्स पर चार्ज हो पॉजिटिव, उन्हें बोलते हैं हम कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस। सो दोज कॉम्प्लेक्सेस which contain नेट पॉजिटिव चार्ज, तो वो कॉम्प्लेक्सेस जिस पे नेट पॉजिटिव चार्ज हो उन्हें बोलते हैं हम कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस, आर कॉल्ड कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस। अब देखो जैसे मैंने लिखा एक क्वेश्चन, इसमें ये हमारा है पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स और इस पे जो चार्ज है नेट चार्ज वो क्या है 3 पॉजिटिव। इट इज द एग्जांपल ऑफ कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस। तो ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस है। और भी देख सकते हो आप, इसको देखो, इस पे नेट कैसा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, तो ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस है। ये कैसा कॉम्प्लेक्सेस है, पहचान करो इसकी, ये कैसा कॉम्प्लेक्सेस है। तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस है इस पे आपको कोई चार्ज नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पर काउंटर आयन तो दिखाई दे रहा है ना। काउंटर आयन पे जो चार्ज है क्लोराइड पे वो होता है -1, तो कॉम्प्लेक्स पे जो चार्ज होगा यहाँ पर वो होगा +1। सो दिस कॉम्प्लेक्स इज कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। एक बात और, जो पहले बनेगा वो कैटायन होगा, जो बाद में बनेगा वो एनायन होगा। जैसे कि मैं नेक्स्ट लिखता हूं एनायनिक कॉम्प्लेक्स। नंबर 2 एनायनिक कॉम्प्लेक्स। एनायनिक complexes, those complexes which contain those complexes which contain net negative charge। तो वो कॉम्प्लेक्सेस जिसमें नेट नेगेटिव चार्ज हो वो क्या है, आर कॉल्ड एनायनिक कॉम्प्लेक्स या नेगेटिव कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, एनायनिक और नेगेटिव कॉम्प्लेक्स।
अब देखो भाई, ये लिखा हुआ है K4FeCN6, इसको ध्यान से देखो। तुम्हें तो कोई चार्ज नहीं दिखाई दे रहा कॉम्प्लेक्स के ऊपर, लेकिन यहाँ काउंटर आयन तो लगा हुआ है ना, और काउंटर आयन पोटेशियम होता है पॉजिटिवली चार्ज, तो यहाँ पर 4 पोटेशियम आयन है, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज हो जाएगा FeCN6 पर 4 नेगेटिव चार्ज, और वैसे भी कॉम्प्लेक्स बाद में आ रहा है तो यह है नेगेटिव कॉम्प्लेक्स। तो जब कॉम्प्लेक्स पे नेट नेगेटिव चार्ज हो, इसे बोलते हैं हम एनायनिक कॉम्प्लेक्स। और भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हैं जो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, जैसे इसको देखो, इस पे देखो 3- चार्ज आ रहा है, ये क्या है? एनायनिक कॉम्प्लेक्स। अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये है एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टडी करेंगे, वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है। उसके बाद आ जाते हैं व्हाट आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। Those compounds in which central metal atom is bonded with number of anions or neutral molecules through coordination bond are called coordination compounds or complexes. Types of complexes. Complexes 3 टाइप के हमारे कौन कौन से होते हैं? complexes 3 टाइप के, cationic complex, anionic complex और neutral complex. Cationic complex bears positive charge, net positive charge. Anionic complex bears net negative charge. Neutral complex does not contain any charge. Neutral complexes those complexes which do not contain नेट चार्ज, जिस पे कोई चार्ज ना हो, उन्हें बोलते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। जैसे कि मेटल कार्बोनाइल्स NiCO4। अब आपसे कोई पूछने लगे इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कैसा है, ना या इधर काउंटर आयन है ना इधर काउंटर आयन है, जो कि न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज करेंगे। 0 इस पे नेट चार्ज है, इसका मतलब ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। और पूछने लगे कोई, ये बता दो FeCO5 ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, इस पे भी कोई चार्ज नहीं है, ये भी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। तो वो कॉम्प्लेक्स जिस पे नेट चार्ज ना हो वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। तू ही मुझको बता दे चाहूं मैं या ना, अपने तो दिल का पता दे। नोट कर लो बेटा, फिर बाद में बोलोगे कि नोट करने का टाइम नहीं दिया सर। अरे यार बीमार हो गया था, मेरी गलती नहीं है, बीमारी में गला खराब हो गया था, गले में टॉन्सिल्स हो गए थे, दर्द हो रहा था बोलने में। अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई क्लास लेने की। अब थोड़ा ठीक हूँ तो अब ले रहा हूँ मैं आपकी क्लास। इसकी टेंशन ना लो, जल्दी जल्दी करा दूंगा 5-6 दिन में ही। ये कोई ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर है नहीं, और मैं इतने अच्छे से कराऊंगा आपको, ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। बाकी और दूसरे चैप्टर तो इजी हैं, ये भी बहुत इजी चैप्टर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इतने अच्छे मैंने आपको कराया था, रैंक बूस्टर सीरीज में कन्वर्जन्स करा रखे हैं, और भी उस अब डालूंगा कंटिन्यू। आज मैंने कोऑर्डिनेशन स्टार्ट कर ही दिया, ठीक है। तो सब बच्चों के लिए ही कर रहा हूँ मैं, तो अच्छा हो जाएगा धीरे धीरे, टेंशन ना लो। बस करते रहो रेगुलरली, देखते रहो और शेयर भी करते रहो एक दूसरे के साथ, यही बहुत है। चलो भाई नेक्स्ट टॉपिक, डबल सॉल्ट क्या होता है। तो डबल सॉल्ट देखने में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की तरह होता है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्सेस नहीं है, बट हाँ ये एडिशन कंपाउंड्स हैं। एडिशन कंपाउंड्स डबल सॉल्ट भी होते हैं और कॉम्प्लेक्सेस भी होते हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, काफी डिफरेंस है, वो आगे बताऊंगा। लेकिन डबल सॉल्ट क्या है, तो व्हेन डबल सॉल्ट नाम से पता चल रहा है, 2 सॉल्ट, when 2 simple salts
two simple salts combined together. When two simple salts combine together in equimolar proportion, double salts are formed. डबल सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड। तो डबल सॉल्ट्स क्या है? जब दो सिंपल सॉल्ट इक्विमोलर प्रोपोर्शन में कंबाइंड हो जाएंगे, इन्हें बोलेंगे हम डबल सॉल्ट्स। ठीक है, अब इसके एग्जांपल, आपने एलम सुना होगा, एलम फिटकरी, एलम K2SO4, एक तो सॉल्ट ये हो गया पोटेशियम सल्फेट, एक होता है Al2SO4 थ्राइस, एक ये हो गया। अब इनको कंबाइन करूंगा तो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे 24 वाटर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, तो ये है हमारा डबल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट क्या है? जैसे कि मैं किसी एसिड और किसी बेस की रिएक्शन कराऊं तो इससे जो बनेगा वो बनेगा सॉल्ट, ठीक है, प्लस वाटर। अब ऐसे सॉल्ट दो कंबाइंड हो जाएंगे इक्विमोलर प्रोपोर्शन में तो बनेगा डबल सॉल्ट। अब जैसे मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास है H2SO4 एसिड है और बेस है मेरे पास KOH, तो H2SO4 और KOH जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा K2SO4, ये है सिंपल सॉल्ट प्लस वाटर। अब ये रहा सिंपल सॉल्ट, एक बार एल्यूमिनियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट कंबाइंड हो जाएंगे इक्विमोलर प्रोपोर्शन में, तो ये जो बनेगा ये है डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट। और ये है सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट वो होता है जिसमें एक कैटायन हो एक एनायन हो, और डबल सॉल्ट वो होता है जिसमें दो सिंपल सॉल्ट कंबाइंड हो। दूसरा आपने सुना होगा FAS, इसको बोलते हैं मोहर सॉल्ट। टाइट्रेशन में इसका यूज करते हैं हम काफी, ठीक है। लाइट ग्रीन कलर का होता है क्रिस्टल्स, और इसका जो पूरा नाम है वो है फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट। FeSO4 डॉट अमोनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट का जो डबल सॉल्ट है इसे बोलते हैं मोहर सॉल्ट। इसका मोलर मास भी याद रखना, इसका मोलर मास होता है 392, करके देख लेना, ये काम आएगा तुम्हारे। और कार्नेलाइट होता है, कार्नेलाइट, कार्नेलाइट होता है पोटेशियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड का डबल सॉल्ट। तो ऐसे ही ये होते हैं हमारे डबल सॉल्ट। जब दो सॉल्ट, देखो इसके अंदर पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट है, इक्विमोलर में है, मतलब 1 मोल इसके 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 1 मोल इसके, इक्विमोलर प्रोपोर्शन में जब ये कंबाइंड हो जाएंगे तो ये होंगे हमारे डबल सॉल्ट, ठीक है। तो डबल सॉल्ट्स और कॉम्प्लेक्सेस दोनों ही एडिशन कंपाउंड्स हैं, और इनमें एक छोटा सा डिफरेंसेस है, वो मैं आगे बताऊंगा इनमें डिफरेंस क्या है। ये आ गया डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्सेस। तो एक तरफ लिख लो डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट, और दूसरी तरफ लिख लो कॉम्प्लेक्सेस। तो बेटा दोनों ही एडिशन कंपाउंड्स हैं, दोनों ही एडिशन कंपाउंड्स हैं, डबल सॉल्ट भी और कॉम्प्लेक्सेस भी। Number 1, what are double salts? Those addition compounds which are formed by the combination of
बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सॉल्ट्स इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन। तो डबल सॉल्ट वो है जो दो सिंपल सॉल्ट के इक्विमोलर प्रोपोर्शन में कंबाइन होने से बनते हैं। ठीक है, सिंपल सा मैंने अभी आपको बता भी दिया था पीछे डबल सॉल्ट क्या है। अब आ जाते हैं कॉम्प्लेक्सेस क्या है। तो ये भी कॉम्बिनेशन से बनते हैं सिंपल सॉल्ट्स के, लेकिन वहां जरूरी नहीं है कि वो इक्विमोलर में हो या ना हो, ज्यादातर इक्विमोलर में नहीं होते हैं। ठीक है, सो दोज substances या those compounds which are formed by the combination of salts, ये जरूरी नहीं है टू सॉल्ट्स हो, दो से ज्यादा भी सॉल्ट सिंपल सॉल्ट हो सकते हैं। by the combination of simple salts, by the combination of simple salts which may or may not be in equimolar proportion। तो भाई वो तो हमेशा होंगे इक्विमोलर प्रोपोर्शन में, ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, पर ज्यादातर नहीं होते हैं। ठीक है, और ये हमेशा दो सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, वो जरूरी नहीं है दो सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से बनेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारी फर्स्ट पॉइंट। अब उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर 2। सेकंड पॉइंट, डबल सॉल्ट में होता है आयनिक बॉन्ड। दे कंटेन आयनिक बॉन्ड, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उन्हें आयनिक बॉन्ड्स बोलते हैं। इसमें जो बॉन्ड होता है उन्हें बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। दे कंटेन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है ग्रुप टू द सेंट्रल मेटल एटम। सेकेंड पॉइंट हो गया। नंबर थर्ड, दे आर स्टेबल इन सॉलिड फॉर्म। ये केवल सॉलिड फॉर्म में स्टेबल होते हैं। सॉलिड फॉर्म में स्टेबल होते हैं, बट अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में अनस्टेबल होते हैं ये। एक्वस सॉल्यूशन में ये आपको दिखाई भी नहीं देंगे। यहां पर लिखो दे आर स्टेबल इन सॉलिड फॉर्म। ये सॉलिड फॉर्म में भी स्टेबल है, एज वेल एज एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में भी स्टेबल है। ये एक्वस सॉल्यूशन में खत्म हो जाते हैं, वो खत्म नहीं होते, वो ऐसे कैसे रहते हैं एक्वस सॉल्यूशन में भी। सॉलिड फॉर्म में तो होते ही हैं स्टेबल। अब जब ये एक्वस सॉल्यूशन बनते हैं तो इनकी खुद की आइडेंटिटी खत्म हो जाए। दे लूज देयर आइडेंटिटी, दे लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में अपने आइडेंटिटी को खो देते हैं, खत्म कर देते हैं। इनकी कुछ आइडेंटिटी नहीं बचती एक्वस सॉल्यूशन में। They do not lose their identity in aqueous solution। अपनी आइडेंटिटी को बना कर रखते हैं ये aqueous solution में भी। तुम ये नहीं बोल सकते कि aqueous solution में कॉम्प्लेक्सेस खत्म हो जाएंगे, नहीं, ये बने रहेंगे, ये खत्म हो जाएंगे।
अब ये जिससे बनते हैं उसका टेस्ट भी देते हैं और ये जिससे बनते हैं उसका टेस्ट नहीं देते हैं। दे गिव द टेस्ट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। अब ये जिससे बनते हैं उसका टेस्ट देते हैं, ठीक है, लेकिन ये जिससे बनते हैं उसका टेस्ट नहीं देते हैं। दे डू नॉट गिव द टेस्ट ऑफ constituent ions। अब देखो भाई, इसका एग्जांपल मैं सिंपल वो ले लेता हूं, K2SO4 इंटू Al2SO4 का थ्राइस इंटू 24H2O। ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट है, लेकिन जैसे ही मैं इसको वाटर में डाल रहा हूं तो ये पोटेशियम आयन में डिकम्पोज हो जाएगा, एल्यूमिनियम आयन में, सल्फेट आयन में, और वाटर मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे वाटर में अलग। तो देखो यहाँ पर ये अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाएगा एक्वस सॉल्यूशन में, खुद की आइडेंटिटी इसकी खत्म हो जाएगी। अब डबल सॉल्ट नहीं बचेगा। तो एक्वस सॉल्यूशन में ये डिकम्पोज हो जाएगा अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में और उन्हीं के टेस्ट देगा। तो अब मैं पोटेशियम आयन का टेस्ट करूंगा तो पॉजिटिव आएगा, एल्यूमिनियम का आयन का टेस्ट करूंगा पॉजिटिव आएगा, सल्फेट का टेस्ट करूंगा तो पॉजिटिव आएगा। लेकिन इसके केस में जैसे कि ये है K4FeCN6, अब इसमें जो ये वाला पार्ट है ना, कॉम्प्लेक्स पार्ट, स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है। अब आपसे कोई कहने लगे कि भाई ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल है सॉल्यूशन में या नहीं है, तो यस, ये सॉल्यूशन में स्टेबल है। अगर आप इसको वाटर में डालोगे तो ये ऐसा कैसे ही रहेगा, FeCN6, ये डिकम्पोज नहीं होगा अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में, ना Fe2+ का टेस्ट देगा ये, ना ही Cn- का टेस्ट देगा ये। तो ये अपने आयंस में डिसोशिएट नहीं होते हैं जिससे ये बनते हैं, ये अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं। ये है कॉम्प्लेक्सेस, ये एक्वस सॉल्यूशन और सॉलिड फॉर्म दोनों में स्टेबल है और ये स्टेबल नहीं है। अब यहाँ पर जो आयंस होते हैं जो इन्हें न्यूट्रलाइज करते हैं उन्हें हम काउंटर आयन बोलते हैं, वो कॉम्प्लेक्सेस का पार्ट नहीं है। कॉम्प्लेक्सेस यही है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट। तो ये है हमारे डिफरेंसेस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्सेस। पढ़ के जाना, इसे पेपर में आता है, काफी आता है क्वेश्चन। अब कुछ नोट है वो याद रखना। पहला नोट तो ये है, हीमोग्लोबिन इज ए प्रोटीन, इज ए कॉम्प्लेक्स। किसका कॉम्प्लेक्स है? आयरन का, ठीक है, और इसमें आयरन एग्जिस्ट करता है Fe2+ की फॉर्म में। क्लोरोफिल वो भी एक कॉम्प्लेक्स है, और ये है मैग्नीशियम का, और इसमें ये Mg2+ की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। विटामिन B12 इसका वैसा जो नाम है, केमिकल नेम है, वो है साइनोकोबालेमाइन। विटामिन B12 is a complex of कोबाल्ट। ये कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है विटामिन B12, ठीक है। KCl is highly poisonous। KCl is highly poisonous। तू है ये मुझको बता दे, चाहूं मैं आना, अपने तो दिल का पता दे, चाहूं मैं आना। भाई KCN हाईली पॉइजनस होता है और K4FeCN6 पॉइजनस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसका रीजन है KCN इज एन आयनिक कंपाउंड और ये बना देता है साइनाइड आयन,
और ये साइनाइड आयन ब्लड में जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग साइट है उसको ऑक्यूपाई कर लेता है और ब्लड में ऑक्सीजन कंबाइन नहीं हो पाती, इंसान की हो जाती है डेथ। और K फॉर FeCN6, K फॉर FeCN6 साइनाइड आयन प्रोड्यूस नहीं करता, ये केवल पोटेशियम आयन प्रोड्यूस करता है। ये तो हमारे लिए पॉइजनस बिल्कुल भी नहीं है और ये बना रहता है स्टेबल हमारी बॉडी में इस फॉर्म में, तो इसलिए ये पॉइजनस नहीं है। तो ये क्वेश्चन काफी बार आ जाता है एग्जाम में कि KCN पॉइजनस है और इससे डेथ हो जाती है, लेकिन ये FeCN6 पॉइजनस नहीं है, इससे डेथ नहीं होती। क्यों? सो दिस इज बिकॉज KCN ionize to give cyanide ion which combined with oxygen binding sites in blood। हीमोग्लोबिन में जो बाइंडिंग साइट होती है ना, ब्लड में जो प्रोटीन है उसकी जो बाइंडिंग साइट होती है उसके साथ अटैच हो जाता है साइनाइड इन ब्लड एंड प्रिवेंट द फ्लो ऑफ ऑक्सीजन resulting to death। तो भैया देख लो, ये रहा KCN K प्लस CN माइनस में हो जाएगा, ये ऑक्सीजन के साइट को ऑक्यूपाई कर लेगा, फिर ऑक्सीजन कंबाइन नहीं हो पाएगी, ऑक्सीजन फिर ब्लड बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स तक पहुंच नहीं पाएगी, टिश्यूज तक, तो फिर फाइनली हो जाएगी डेथ। K फॉर FeCN6 does not produce CN minus and hence non poisonous। तो भाई ये हो गया मेरा क्वेश्चन। अब करेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कल स्टार्ट करूंगा इंपॉर्टेंट टर्म्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक चैप्टर को कर लो, आप नोट्स बनाते रहो साथ के साथ। जो आपके नोट्स खुद बनाए हुए होंगे वही आपके लिए हेल्पफुल होंगे। मेहनत करते रहो मेरे साथ ऐसे ही। और यार सॉरी, मैं अगेन दोबारा से सॉरी बोल रहा हूँ, मैं नहीं वीडियो डाल पाया 6-7 दिन, तबीयत ज़्यादा ख़राब थी यार, बिल्कुल भी बोला नहीं जा रहा था और बस कैसे हो गया बता नहीं सकता, क्योंकि मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि एक दिन भी मेरी वीडियो डिले हो। तो चलिए अब रेगुलर वीडियो डालता रहूंगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय। तो ये मुझको बता दे, चाहूं मैं या ना, अपनी तो दिल का पता दे, चाहूं मैं या ना, इतना बता दूं तुझको, चाहते अपनी मुझको, यूं तो नहीं। अरे यार वीडियो चल रही है, हटी नहीं। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। चलो भाई हो गया टाइम, 40 मिनट्स का लेक्चर डन। थैंक यू, बाय बाय।